आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय मूल निवासी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन पे मैं आप सभी लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से आए हुए लोगों को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस पहले ही अधिवेशन को इतना सफल अधिवेशन बनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चांद मोहम्मद साहब को भी, आपके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, और आप सभी तमाम लोगों को। मामन मेश्राम साहब जो सदारत कर रहे हैं और पैटर्न हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, बामसेफ के भी अध्यक्ष हैं, और यहाँ मौजूद तमाम स्टेज के ऊपर मौजूद शख्सियतें और उससे भी ज़्यादा मौजूद शख्सियतें जो स्टेज के सामने मेरी बैठी हैं, उन सभी को मेरा बहुत ही दिल से एहतरामन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोबारा प्रेस के जो असली, मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे क्रिमिनल या आपराधिक मीडिया बोलता हूं, तो असली प्रेस तो जो ये सोशल मीडिया है आजकल वही है, और उनमें से भी जो ईमानदारी से सहाफत का या पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, उन्हीं को मानता हूं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इसे कवर करने के लिए। मेश्राम साहब ने अभी कहा कि हिस्ट्री जो है जानना बहुत ज़रूरी है। बेशक बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों से सीखने के लिए हिस्ट्री जानना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो गलतियां जो पहले हुई हैं आगे ना दोहराई जाए। मुस्लिम धर्म के मानने वाले बादशाह, राजा बाहर से आए, बाहर से कह सकते हैं, लेकिन अभी जो एक किताब मेरे सामने आई और जो हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, और जो भारत सम्राट अशोक के टाइम पे था, वो तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब के कुछ हिस्से, सब जगह था भारत। अशोक सम्राट का राज्य जो था वो यहीं सब जगह था, इधर थाईलैंड तक भी था। तो ये भी सोचने का विषय है कि हम आक्रांता, बाहर से आने वाले किसे कहते हैं, इस बात पे भी सोचना बहुत जरूरी है। अहम बात यह है कि इस दुनिया में जब से सिविलाइजेशन बनी, दो तरह की सोचें मौजूद थी। एक जिसे हम मनुवाद के नाम से जानते हैं, अलग अलग हिस्सों में ज़ायनिस्ट फोर्सेस भी माना जाता है, जो यहूदी, जिनको आम जबान में कहा जाता है। ये और मनुवाद एक ऐसी सोच है कि सबका हिस्सा, सब इंसानों का और पूरी दुनिया का हिस्सा हड़प लें, अपने आप उस पर काबिज हो जाएं और अपने आप ही उसको खा जाएं। ये एक सोच है दुनिया की। इसके बरक्स, इसके सामने जो एक सबसे पहला रिवोल्ट हुआ वो जैनिज्म का था। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं, भारत के सिलसिले में। और जो सबसे मजबूत था, पहला जैनिज्म था, जो सबसे मजबूत इसका ऑपोजिशन था वो बुद्धिज्म था। उसके बाद क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, उससे पहले लिंगायत धर्म जो कर्नाटक से आया। ये सभी उस चीज की मुखालफत थे कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और इंसाफ नहीं होना चाहिए। ये इसकी मुखालफत आए हैं। लेकिन इन सभी मजहबों का जो सोशल मैसेज है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये
सोशल मैसेज जो एक तो इंसान का अपने रब्बुल आलमीन से रिश्ता होता है, उसकी परस्तिश इबादत या पूजा अर्चना इंसान करता है अपनी फायदे के लिए, अपनी भलाई के लिए, लेकिन ऊपर वाला जो जिम्मेदारी लगाता है इंसानों के लिए वो है इंसाफ और बराबरी की। सोशल जो ड्यूटी है, जो ऊपर वाला हमसे जिसकी उम्मीद तवक्को करता है, यही इंसाफ और बराबरी हर एक मजहब का, एक मजहब को छोड़ के जिसको एक सोच है, यही मैसेज है सबका, इंसाफ बराबरी, बराबरी इंसाफ। यही बुनियादी लड़ाई है, हमें बुनियादी लड़ाई समझनी पड़ेगी। आज के और भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम तारीफ क्यों करते हैं, और मैं इस बात को अपने हर एक फंक्शन में कहता हूं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानता तो था, लेकिन मैंने उसको डिटेल में मुताला जब किया, उसकी एक बहुत बड़ी जो क्रेडिट जाता है वो बावन मेश्राम साहब को जाता है। जब बामसेफ के प्रोग्रामों में इन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जब ये सब केसेस, मैं कांग्रेस में था पहले, तो कांग्रेस के ऊंचे ओहदों पे था, लेकिन जिस तरीके का माहौल मनुवादी मानसिकता बनाती है, उसमें सोचने का मौका बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलता। ये बहुत ही अहम बात है। तो बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में मुझे पता था, और बाय नेचर में इंसाफ और बराबरी के मानने वाले था। कांग्रेस के अंदर भी यही काम करता था, लेकिन इसका सही से इंट्रोडक्शन हर जगह मैं तस्लीम करता हूं इस बात को। मुझे बामसेफ के साथ, बावन मेश्राम साहब के साथ जब मुझे शुरू में काम करने का मौका मिला, तब से मैंने डिटेल में मुताला किया और बाबा साहब के जो कैरेक्टर था उसको डिटेल में स्टडी किया। तब संविधान की वैल्यू जो हम लोगों को पता है, कुछ जो वकील होते हैं या कानून के जानकार होते हैं, तब मुझे ये लगा कि इस संविधान की वैल्यू जो है मुल्क के हर एक बाशिंदे को, खास तौर पे जो मजलूम है, जो मासूम है, उनको संविधान का मतलब बताना, उनको संविधान के जरिए अपने हकूक को हासिल करना और नाइंसाफी को खत्म करने का रास्ता बनाना एक सबसे बड़ा मिशन है। और यह संविधान भी इंसाफ और बराबरी को ही, इसकी जो रूह और आत्मा है इंसाफ और बराबरी, और ये इंसाफ और बराबरी की रूह, इसको रख पाना, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वरना ये संविधान इस तरह का नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी चीजें होती जो मनुवाद को सीधे सीधे लागू कर देती, जो पूरी मनुवाद की ताकत के सामने एक शख्स खड़ा रह के भारत का संविधान बनाने में कामयाब रहा, उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की बारे में जो लोग जानते हैं, प्रपोजल थे कि सबको बराबर का हक वोट देने का नहीं मिलना चाहिए, किसी के वोट की ताकत, वजन ज्यादा होना चाहिए, किसी का कम होना चाहिए, ये प्रपोजल्स थे। पढ़ाई लिखाई का हक सबको नहीं होना चाहिए, ये भी प्रपोजल थे। इन सभी मुखालफतों को जीत कर ऐसा संविधान देना, ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए। और इसमें मैं जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले राजा जो थे, जिन्होंने 800 साल मुल्क पे राज किया, हालांकि वो इस्लामिक राज नहीं था, ये भी आरएसएस की एक साजिश है कि उसे इस्लामिक राज, इस्लामिक रूल बताते हैं। इस्लामिक राज अगर वो होता तो सबसे पहला काम बराबरी और इंसाफ है ना, इस्लाम की रूह, सोशल मैसेज। तो वो बादशाह उस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर या उससे पहले भी बलबन, अगर इस्लाम धर्म के असली मानने वाले होते तो एक फरमान जारी करते कि आज से छुआछूत खत्म, आज से इंसान इंसान के बराबर है। किसकी मजाल थी जो चूं भी करता? सारे मनुवादी और ब्राह्मण जितने भी थे, इनकी चमचागिरी में लग के, इनको बहका के, यही हुआ, यही इतिहास है। ये नहीं करने दिया जो इस्लाम
अगर वो इस्लाम के मानने वाले थे तो उनका सबसे पहला फर्ज ये था। तो वहां भी ब्राह्मणों ने उनका दिमाग में भी जहर डाला और ये काम नहीं होने दिया। इस्लाम भारत में अगर आया है तो वो हमारे पीरों की वजह से, जो हमारे सोशल मैसेज लेके इंसाफ और बराबरी का रिलीजियस लीडर्स थे, उनकी वजह से। कोई शहंशाहों की वजह से नहीं आया। शहंशाहों की वजह से तो इस्लाम को नुकसान हुआ है भारत में। लेकिन जब बाबा साहब को मनुवादियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से रोका, तो ये जो हमारे बादशाहों ने, मुस्लिम मजहब के मानने वाले बादशाहों ने जो गलती की थी, उसको हमने कुछ हद तक ठीक किया। मुस्लिम कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन ये सबसे बड़ी है कि बाबा साहब को, इस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने की जो कार्रवाई की वो मुस्लिम समाज ने की। तो जो बुराइयां थी उसको थोड़ा सा धोने का काम तो किया, लेकिन जो गलतियां हैं उसको धोने का काम मैं समझता हूं आगे भी करना चाहिए। अब मैं हालात हाजिरा पे भी आना चाहता हूं। मेश्राम साहब ने कहा, काशीराम साहब ने बाबा साहब के उस मिशन को, इंसाफ और बराबरी के, सबको हक दिलाने के, और तरीका क्या है इस जुल्म को खत्म करने का? एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि जो मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, जो 85% हैं, और मेरे हिसाब से 92.5%, क्योंकि महिलाएं भी जो हैं वो ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तो महिलाएं भी जो हैं, जो सो कॉल्ड अपनी जनरल कैटेगरी की हैं, वो भी पिटने की अधिकारी हैं। तो 92.5% जो हैं, और हो सकता है आधा 1% जनरल कैटेगरी के भी शरीफ लोग हो, तो हम लोग 93% हैं। जब तक 93% या 85% लोगों का राज नहीं आएगा, पॉलिटिकल, ऐसा राज नहीं कि जिसमें, आज तो शायद प्रधानमंत्री साहब भी ये क्लेम करते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, पता नहीं आते या नहीं आते हैं, उनकी किसी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत शक शुबा होता है। मैं तो हर उनकी बात के आगे ना लगा के पढ़ता हूं कि जो वो बोल रहे हैं वो नहीं है, उससे उल्टा है। खैर, अगर बना भी दिया जाए तो वो क्या ओबीसी समाज की नुमाइंदे हैं? हमारे इतने सारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टियों से एमएलए बन के अलग अलग पार्टियों से जाते हैं, क्या वो मुस्लिम आवाज के नुमाइंदे हैं? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समाज के वोटों से जीत के नहीं आते, बल्कि पार्टियों के नॉमिनेशन से जीत के आते हैं। समाजों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होती। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है, ऑप्शन नहीं होते तो मजबूरी में छोटे चोर को वोट देके जिताना पड़ता है। तो जब तक पॉलिटिकल रूल नहीं आएगा, जब तक ये जुल्म ज्यादती खत्म नहीं होने वाली। पॉलिटिकल रूल भी कैसा? जो बाबा साहब ने 1934 में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की थी, वो वाला, ये वाला नहीं। रिजर्वेशन कोई एहसान नहीं है, रिजर्वेशन एक सेकंड ऑप्शन या सजा है। जो ओरिजिनल डिमांड थी वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की थी, वो तो नहीं हुई। और उस समय किस किस की, एक जो बात कही जाती है ना, कौन हिंदू है और नहीं है, वो आजादी से पहले तो बिल्कुल क्लियर था। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि इंडिया में ग्रुप्स कौन कौन से माने गए थे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, ये अलग अलग ग्रुप्स थे। तो इन सबको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देने की जो बात थी उसको रोक कर, और उसमें जिनको अभी महात्मा कह रहे थे, बाबा साहब ने तो मना किया, वो महात्मा नहीं थे। गांधी जी के बारे में स्पेशली बोला है कि ही वॉज नो महात्मा, बीबीसी को इंटरव्यू में। खैर, गांधी जी जो थे उन्होंने साजिश करके इतना बड़ा धोखा देश के साथ किया 1934 में, और पूना पैक्ट किया, जो कि एससी और एसटी समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा था। और जिसका देखिए, एक तो पीठ में चाकू मारा और उसका एहसान ये है मनुवाद। रिजर्वेशन का एहसान रखते हैं, जो कि रिजर्वेशन कभी चाहते ही नहीं थे। वो तो रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, ये डिमांड थी, जो धोखा देके वो रोक लिया और उसके एवज में रिजर्वेशन दिया, जो एक मेरे ख्याल से तो बेईमानी थी। उसका एहसान लगाते कि हमने रिजर्वेशन दिया।
ये है मनुवाद। आपका गला काटेंगे और बताएंगे ये आपके फायदे के लिए और हमने आपका गला काटा, ये है मनुवाद। तो ये है आपके मुखालिफ, दुश्मन, जिनसे आपकी लड़ाई है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इतनी मेहनत बाबा साहब ने की, बामसेफ ने की, काशीराम साहब ने की, बामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमें सबको सर जोड़ के एक बात ये सोचनी है, जो बात बाबा साहब ने कही, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बात काशीराम साहब ने कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, बामन मेश्राम साहब ने अपने जीवन के 45 साल लगा दिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, जो अकेला फॉर्मूला है जो इंसाफ और बराबरी लाएगा हमारे मुल्क में। और उस इंसाफ और बराबरी को रोकने के लिए मुल्क का विभाजन हुआ है। मुसलमानों की जो गलती है पार्टीशन की, वो इतनी है सिर्फ, मैं आपको बता दूं ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम लोग पार्टीशन रोकने में कामयाब नहीं हुए। पार्टीशन कराना चाहती थी वेस्टर्न ताकतें, पार्टीशन कराना चाहते थे मनुवादी, जिसमें उन्होंने जिन्ना को मोहरा बनाया। कोई मुसलमान पार्टीशन नहीं चाहता था। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? मुसलमानों ने तो भेजा था उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 35% मुसलमान, बाकी 17%। बामन मेश्राम साहब इस बात के गवाह हैं सबसे बड़े। बाकी ग्रुप्स को छोड़ दे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही 17% थे ना। शेड्यूल ट्राइब की मैं बात ही नहीं कर रहा, ओबीसी की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो बाबा साहब अगर बनते तो 35% मुसलमान, 52% देश के लोग तो आंख बंद करके बाबा साहब के पीछे थे। लेकिन मनुवादियों ने अंग्रेजों के साथ और वेस्टर्न ताकतों के साथ मिलकर देश का विभाजन तो करा दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यही सॉल्यूशन है, यह असली सॉल्यूशन है। हम लोग चाहे इसे माने या नहीं माने। और मुसलमानों को मैं इस बात के लिए सलाम करता हूं। हालांकि जनता जो है ना, वो तो मुस्लिम भी बहुत बहादुर है, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बहादुर है। एससी समाज भी बहादुर है। महार रेजिमेंट के बारे में आप सब जानते हैं, जिसको खत्म कर दिया गया। भीमा कोरेगांव के बारे में भी जानते हैं, जिसको याद दिलाने पे लोगों को जेलों में ठूसा जाता है। तो जनता तो बहुत बहादुर है। जो लीडर्स है ना, वो बेईमान है। और लीडर्स भी कौन से? ये अच्छी बात यह है कि मैं तो अपने समाज के बारे में बोलता हूं, दूसरे समाजों के बारे में दूसरे लोगों को बोलना चाहिए। जो टॉप की लीडरशिप है ना, हमारी रिलीजियस लीडरशिप, जिसके बारे में बोला गया, चांद मोहम्मद साहब ने बोला, वो बेईमान है। सेकंड लेवल के लोग, थर्ड लेवल के लोग, जमीनी लोग ईमानदार हैं, बहादुर हैं, और किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। क्यों? एक तो लीडरशिप की वजह से गलत रास्ते पे ले जाते, और इतने समझदार हैं कि सीना तानकर सामने आके नहीं लड़ रहे, क्योंकि उससे वो कंसोलिडेशन जो वो करना चाहते हैं वो होने की साजिश आजकल बहुत ज्यादा तेज हो रही है। इस वजह से ये आरएसएस और मनुवादी इतने जुल्म कर पा रहे हैं। नहीं तो मुसलमान ही काफी हैं इनसे निपटने के लिए। लेकिन मसलियतन और अपने लीडरों की गलतियों की वजह से, या उनके बिके होने की वजह से, और बिकने के दो रीजन हैं, कोई लालची नहीं है, डर और लालच दोनों वजह से चुप है। लेकिन सॉल्यूशन, एक बात के लिए मैं मुस्लिम कम्युनिटी को सलाम करता हूं। इस मुल्क में दो ऐसी ताकतें हैं जो बिल्कुल साफ है, जिनका दिमाग, जहन सब साफ है। एक तरफ के 15% लोग अगर महिलाओं को इकट्ठा माना जाए, और दूसरी तरफ के 15% लोग मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये दोनों पोल्स हैं जिनके जहन एक दूसरे के लिए साफ हैं। मुस्लिम समाज का जहन इस बात के लिए साफ है, कुछ भी हो जाए मनुवादियों को वोट सपोर्ट नहीं करनी है। तो हमें इसको इस नजर से देखना है। एक बड़ा पोर्शन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का भी है जो इस 15% के साथ है, उसका भी जहन पूरी तरीके से साफ है। मनुवादियों को वोट और सपोर्ट नहीं करनी।
ये दोनों पोल्स हैं एक तरफ। मैं बिल्कुल ही साफ गोई से, ईमानदारी से, कई लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी भी लगती हैं, लेकिन मैं करता हूं, उसके लिए माफी भी मांगता हूं अगर किसी को बुरी लगे, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। ये दोनों बिल्कुल फिक्स्ड हैं और ये इससे लड़ाई शुरू होगी अगर हम लोग, और सोल्यूशन फिर वही है जो 47 में गलती हुई बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर ना बनाने की, सोल्यूशन अब भी वही है। जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, पीड़ित है, वो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। प्रधानमंत्री देश का हमेशा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आना चाहिए। एक ही हमें अपना ऐलान करना चाहिए खुलेआम। 46% होते हैं हम लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध मिला के 46% होते हैं हम लोग। अब जो हमारे ओबीसी भाई हैं जो बहकाए जा रहे हैं, हम सबसे ज्यादा SC STs को भी समझ में आ रही है, बहकाने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार और औजार हैं। जो हमारे ओबीसी भाई हैं जो सबसे ज्यादा बहकाए जा रहे हैं, उनमें भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो जिनकी जहनीत साफ है, वो मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बहकाए जा रहे हैं, तब उनके सामने ऑप्शन होंगे दो। एक तरफ ये 46%, लेकिन ये तभी होगा जब हम डिक्लेयर करें कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर्स जहां जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये 46% जो है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो ओबीसी समाज से नंबर्स में ज्यादा होंगे, वहां प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही बनेगा, क्योंकि अनकंडीशनली मुस्लिम कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पीछे खड़ी है, तो उनके नंबर्स भी ओबीसी कम्युनिटी से कहीं ज्यादा होते हैं ज्यादातर जगहों। तब देश का सॉल्यूशन आएगा। ये हमें फॉर्मूला देना पड़ेगा कि हम लोग 46% हैं, ओबीसी समाज को हमें इस तरह से एड्रेस करना पड़ेगा। हम आपको अपना बड़ा भाई या बड़ी बहन मानते हैं, सही है ना ये बात? तो इसमें तो किसको कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। वो हमें मारे तब भी हम उन्हें भाई कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये 46% लोग, और इन सबको ही मारते हैं ये जो मनुवादियों के बहकावे में। फिर भी हम लोग समझदार हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे भाई हो, आपको बहकाया जा रहा है मनुवादियों द्वारा। एक तरफ हम 46% है जो आपको अपना बड़ा भाई, छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई बड़ी बहन मानते हैं, दूसरी तरफ वो 15% लोग हैं जो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा क्या होता है वो मानते हैं। तो आप तय करो किधर आना चाहते हो, और वो आएंगे। लेकिन हमें ये 46% लोग जो हैं, जो ओबीसी को अपना बड़ा भाई या बड़ी बहन मानते हैं, उनको सबसे पहले इकट्ठा करना होगा, और इंसाफ और बराबरी के फॉर्मूले के हिसाब से SC या ST कम्युनिटी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, नेता बनेगा देश का। हमें यह ऐलान करना पड़ेगा, जो गलती 47 में हुई बाबा साहब को ना बना की, वो दुरुस्त करनी पड़ेगी। बराबरी इसलिए कि 46% हैं हम, और इंसाफ इसलिए कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन पहले हजारों साल से और आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ हो रही है, मुसलमानों से बहुत ज्यादा हो रही है। इस बात को आपको तस्लीम करने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं केसेस कर रहा हूं, और मुझे फख्र है इस बात के लिए कि मेरा अब ये पब्लिसिटी ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी की हो जाती है कि मैं उनके लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मेरा 65 कम से कम 70% नहीं तो काम जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए है। ये जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान की, ये सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि वो मुस्तहिक ज्यादा है, जुल्म ज्यादती उनके साथ आज भी ज्यादा हो रही है, हमारे साथ तो होने वाली है ना। हमें तो अभी कोशिश हो रही है अछूत बनाने की, यही उनका तरीका है ना मनुवाद को इंप्लीमेंट करने का, आपको इकोनॉमिक, आपसे आपका हक छीनकर अपने पास लेने का, और पेट भरने वाला नहीं है। देखिए और लॉजिक मैं आपको बताता हूं, मुसलमान 15% है ना, मनुवादी भी चलिए 15% ही मान लेते हैं, क्या उनका सिर्फ 15% से पेट भर जाएगा? 15 और 15 30% होते, बाकी 70%, 70% भी तो खाना है, वो तो मुसलमानों के पास नहीं है ना।
वो कहां है? SC ST और OBC के पास। तो 15% से उनका पेट नहीं, दाल भी नहीं गलम होने वाली। इतना लालच, इतनी मक्कारी उनके दिलों में है, और ये सच्चाई है। अभी हमारे देश में एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूं मैं कि एक इंसान जो है, जो मोदी जी और योगी, ये जो अमित शाह साहब हैं, उनके पैसे संभालने वाला व्यक्ति है अडानी। वो दुनिया का दूसरे नंबर का, ऑलमोस्ट पहले नंबर का बनने वाला है, रईस बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये कैसे रईस बन रहा है? भारत के जो हमारे मौलाना ने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो हेड हैं, उन्होंने बताई बात, कैसे बनने वाला है? 80 से 85 करोड़ लोगों को गरीब बना के, 5 किलो अनाज का मोहताज बना के, उनका सबका हक मार के, एक आदमी को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनाने का नाम है मनुवाद। हमारे मुल्क के 1%, अभी एक ऑक्सफॉर्म का वो आया है सर्वे, 1% लोगों के पास इतना पैसा है जो बाकी 70%, जो सबसे नीचे तबके के 70% है ना, उनके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा हमारे मुल्क के 1% लोगों के पास है। यह है मनुवाद। तो मुसलमान तो सिर्फ एक बहाना है। 15% हमारे से हक छीन के, हमारी एक एक किडनी निकाल के भी उनका पेट नहीं भरने वाला। 70% चाहिए जो बचा हुआ है। यह समझाना है हमें अपने ओबीसी भाइयों को। और उसके लिए मैं गुजारिश ये करता हूं अपने मुस्लिम समाज से, और मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो मैं खुद नहीं करता हूं। ऐसी भी लीडरशिप में ये भी एक, अगर कुछ लोग मुझे आप अपना लीडर मानते हैं तो मैं आपसे वही कहने का मुस्तहिक हूं जो मैं करने को तैयार हूं। मेरे जो मैं फ्री में काम करता हूं, प्रो बोनो फी सबिलिल्लाह जो काम करता हूं, 65% कोई भी आदमी आके मेरे ऑफिस में आ सकता है और फाइलों की लिस्ट निकाल के देख सकता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का काम है। यह मैं तवक्को और गुजारिश करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि हर एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी, ये आपसी भाईचारा, मिलजोल, तो ये अच्छी बात है, इससे भी बहुत फायदा होगा। जो मेशराम साहब कर रहे हैं बहुत फायदा होगा। लेकिन ये 65% काम अपना जो आप फी सबिलिल्लाह करते हो, वो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए होना चाहिए। पहला अहद हमें यह करना है। और दूसरा अहद यह करना है कि हमें खुले आम इस बात को कहना है कि हमारा मुस्लिम समाज का, मेरा महमूद प्राचा का वोट जो है इस बात के लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का आदमी बनना चाहिए। हमारी कोई और कंडीशन नहीं है इसके बारे में। एक बात, यह आधी कहानी है, लेकिन यह फॉर्मूला चलेगा कैसे, यह है अब थोड़ी कड़वी बात। और मेशराम साहब यहां बैठे हैं। कड़वी बात अगर दोस्त कहे तो उसको सोचना चाहिए, अमल करने के लिए नहीं कह रहा मैं, उस पर सोचना जरूर चाहिए कि बामन मेशराम साहब जो काम आज कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, इस पे सोचना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है जो बामसेफ कर रही है इस देश को ठीक करने का, मनुवाद खत्म करने का। एक फॉर्मूला है जो बामन मेशराम साहब बता रहे हैं। कामयाब क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है, अभी हम लोग जितने भी ज़हीन अपने आप को माने, कोई दूसरा फॉर्मूला नजर भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा। तो एक फॉर्मूला है और वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। हो क्यों नहीं रहा, इस पे सोचना है। और वो हो इसलिए नहीं रहा कि बाबा साहब ने जो बात कही थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जिसकी, और काशीराम साहब ने जो बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका शायद हम लोग यकीन नहीं दिला पा रहे हैं। यही बात जो मेरी समझ में आती है। और यकीन दिलाने का क्या तरीका है? तरीका वो नहीं है जो हमारी, चाहे तो आप बोले तो नाम लेके पॉलिटिकल पार्टीज का बताऊं, नहीं तो बगैर नाम लिए। आज का जो मेरा स्पीच है कंट्रोवर्शियल ना बने ज्यादा, तो बगैर नाम लिए बताता हूं। फिगर एक्ट्स तो बनाए, राष्ट्रपति बना दिया, अभी एक ट्राइबल हमारी ख्वातीन को राष्ट्रपति बना दिया। हाथ में क्या है?
131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के। कुछ कर पाते हैं? नहीं। फिगर हेड्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, मुस्लिम समाज की मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम सम्मेलन है आज। किस पॉलिटिकल पार्टी में क्या हैसियत है? किसी लीडर को कोई पसंद आता है, उसके सर पे ताज रख दिया। हर एक पार्टी में, ये यूपी में आप बैठे हो जो दोनों नॉन बीजेपी की या तीनों नॉन बीजेपी की पार्टीज हैं, उसमें मुस्लिम समाज के बहुत लीडर बनाए गए ना। मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दे पाए और ना देंगे कभी। तो रास्ता क्या है अब? पार्टी के अंदर, संगठनों के अंदर, पहले हम जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अपने आईन और संविधान में लिख के ये बात करनी चाहिए और अमल करनी चाहिए। वो जो एक दूसरे के ऊपर यकीन बनेगा फिर वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो लिखित में समझौता होगा और कुरान शरीफ में भी सुन्नत भी है कि जो मुआहदा होना चाहिए वो लिखित में होना चाहिए। मालिम बैठे हैं यहां पे, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं। प्रेफर्ड तरीका कॉन्ट्रैक्ट्स का, मुआहदों का रिटर्न में है, ये हमारा मजहब भी कहता है। साइंटिफिक है। आदमी बदल सकता है किसी पद से, जो लिखी हुई बात है वो नहीं बदल सकती। लोग चेंज हो जाते हैं, दूसरा कोई इंसान, तो ये दुनिया तो फानी है, कोई आदमी भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद जो लोग आएंगे वो मुआहदे से बंधे होंगे और ये मुआहदे कॉन्फिडेंस देंगे हम लोगों का विश्वास एक दूसरे पे करने के लिए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कमी, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बनी है, उसका संविधान बनाने का शर्फ मुझे हासिल हुआ था, तो मैंने उनके संविधान में ये बात लिखी है संख्या के हिसाब से। एक बात तो ये, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी सबसे ज्यादा सताई गई, मजलूम है, इसलिए टॉप पोस्ट हमेशा जहां जहां भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध की संख्या ज्यादा है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में से तो ये प्रपोजल दे ही सकता हूं, जहां मुस्लिम्स और SC ST की संख्या ज्यादा है वहां टॉप पोस्ट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के आदमी को मिलनी चाहिए। ये लिखित में एक पार्टी के संविधान में तो मैंने लिखा है, अब उस पर अमल नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका अंजाम मेरे ख्याल से अच्छा नहीं आ रहा है। आप लोग रिजल्ट देख ही रहे हैं। नाम लेके आज मैं नहीं बात कर रहा हूं किसी की भी। दूसरी चीज ये, ईमानदारी से, यही क्या हम अपने अंदर झांक के देखें, सब जो हमारे अंदर सब ग्रुप्स हैं, मजहब में हो, कास्ट में हो या पूरी कम्युनिटीज में हो, क्या हम आपस में ईमानदारी से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जो मसलक की बात हम करते हैं, अशरफ की और पता नहीं क्या क्या मुसलमानों में भी ये काम शुरू करते हैं, हालांकि बहुत ही गलत बात है, लेकिन सच्चाई भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो बात झूठ है। तो क्या हम ईमानदारी से जिसकी जितनी संख्या भारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो वही अंजाम होगा जो इस फॉर्मूले, जो कि अनबीटेबल फॉर्मूला है, जो कि 100% फॉर्मूला है, उसको फेल क्यों होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ईमानदारी से हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह हमारे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ी वजह है। अगर हम रिटर्न में, लिखित में इस बात को एंश्योर करेंगे, इस बात की गारंटी लोगों के दिल में यकीन दिलवाने की का काम करेंगे। मैं नहीं मानता कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति, अगर सिर्फ मुस्लिम समाज की बात की जाए, तो इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस फॉर्मूले को आगे करेगी और ईमानदारी से फॉलो करेगी, तो मुस्लिम समाज इतना यूनाइटेड, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना समझदार है कि वो सभी जगह से छोड़कर उस पॉलिटिकल पार्टी, उस संगठन के साथ जुड़ेगा। ऐसा मेरी समझ है और मैं समझता हूं कि मैंने अब पूरे मुल्क में एक एक जगह जाके इस बात का अंदाजा, नफ्स का अंदाजा लगा लिया है। एक रात में यह सिर्फ विश्वास दिलाने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप, सोशल ग्रुप इस काम को अंजाम दे सकता है। ये सारे वोट अगर 15% एक तरफ हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे लोग भी, और ऐसा होता रहा है, नॉन बीजेपी पार्टीज जितनी भी हैं उनका कोर वोट बैंक अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी का
अब ये उस सियासी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है या उसकी महारत है या उसकी जहानत है कि वो ये 15% कोर वोट बैंक दिखा के क्या कितने और लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। लेकिन हुआ क्या है, लोगों ने अपने जाती मफाद आगे रखे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो सत्ता में आई भी इसी वजह से ये फॉर्मूले फेल हुए। नहीं तो ये 15% तो एक समझदार वोट बैंक ऐसा है, और यूपी में तो मेरे ख्याल से 19-20% है कि ये एक साथ आ सकता है किसी भी ऐसा वादा करने वाली पार्टी के साथ। बाकी जो लोग हैं, जो बाकी प्रताड़ित लोग हैं, ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो इस वोट बैंक को दिखाकर, इस वोट बैंक की मजबूती को दिखाकर लोग जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के तो आज भी उनका बेस्ट शॉट, और उसमें बेस्ट शॉट में सबसे ज्यादा बड़ा अहम और मेन रोल ईवीएम का है। ईवीएम की लड़ाई भी हमें सड़क पे लड़नी पड़ेगी अगर मनुवाद को हटाना है। उसको हम मेश्राम साहब नहीं भूलें और हमें नहीं भूलना है, उसका रास्ता भी निकालना है। ये दो काम हमने कर लिए तो इस देश में इंसाफ और बराबरी का राज लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंबेडकरवाद है, उसका राज लाने से कोई नहीं रोक सकता, संविधान का राज लाने से कोई नहीं रोक सकता। यही मैं गुजारिश और इल्तिजा करने आज यहां आया हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी समझ से तो सही बातें बोली हैं। जो मेरी बातें सही लगें, इस बहुत ही अहम जलसे के सभी मेंबरान को उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। मेरा जहां तक काम है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के यही कोशिश करता हूं कि हमारे जितने लोग भी हमसे नाराज होके या हमसे खफा होके या किसी के बहकावे में आके, किसी के लालच में आके, किसी से के डर में आके हमसे टूट गए हैं, मेन सबका नाम तो, सबका जो मिशन तो अंबेडकरवादी है ना, तो उनको किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जो सीनियर लोग हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए, जिनका संघर्ष सबसे ज्यादा है उनको सबसे ऊपर रख के बाकी सभी लोग उनके अंडर में उनके एक्सपीरियंस से काम करें। ये मेरा एक जाती मिशन है जिस पे मैं दिन रात काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे भी नाराज होते हैं, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग से मैं नाराज ना होता हूं ना हो सकता हूं। सिर्फ नाराजगी या मजबूरी समझिए उन लोगों से होती है जो दर्राना सामने आके हमारे लोगों को मारते हैं, तो तब मजबूरी में हमें SC ST OBC के लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप लोगों ने मुझे इतनी पेशेंस से सुना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।